हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट सेकंड। अगर अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट विजिट नहीं किया हो जिसमें अपन ने चैप्टर का इंट्रोडक्शन और सेल के कुछ बेसिक चीजों के बारे में देखा था, तो आप इस कार्ड पर क्लिक करके उसे देख सकते हो। पार्ट सेकंड में अपन बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो देखो, अपनी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, बीजीए, माइकोप्लाज्मा। और अपन ने जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर किया था तभी भी ये देखा था कि 5 किंगडम में ये सारे मेंबर किसके, मोनेरा किंगडम के। तो सारे मोनेरा जो होते हैं, जो जनरली बैक्टीरिया है, वो ही क्या होते हैं, प्रोकैरियोट होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल का डिस्क्रिप्शन करने का क्या मतलब है, अपन को एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल का डिस्क्रिप्शन करना है। उसमें जो जो चीजें हैं वो एक प्रोकैरियोटिक सेल में होती है। तो अगर एक प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम ड्रॉ किया जाए तो सबसे पहले उसके चारों तरफ सेल एनवेलॉप जो होगा वो ड्रॉ किया जाएगा। सेल एनवेलॉप में सबसे बाहर की तरफ होता है ग्लाइकोकैलिक्स, फिर होती है सेल वॉल और फिर होता है सेल मेम्ब्रेन। एक एक करके अभी ये सब समझेंगे। ये तीनों जो है मिलकर क्या बनाते हैं, सेल एनवेलॉप बनाते हैं। कुछ बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स नहीं होता, कुछ बैक्टीरिया में होता है, ठीक है। और ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो दो तरह से भी प्रेजेंट हो सकता है, एक तो स्लाइम लेयर के फॉर्म में और एक कैप्सूल के फॉर्म में। इसे अभी अपन देखेंगे, ठीक है। ये तीन लेयर तो मिलकर क्या बनाएगी, सेल एनवेलप बनाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं, देखो जो इसके अंदर का जो ये पूरा कंटेंट है वो क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म। जो अंदर का लिक्विड जो कंटेंट है, सेमी लिक्विड जो कंटेंट है, उसे अपन मैट्रिक्स जैसा कंटेंट जो है उसे अपन क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म कहेंगे। इस साइटोप्लाज्म के अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि एक सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम है जिसमें डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल भी होता है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। और इसके साइटोप्लाज्म में दो चीजें और होती है। देखो, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है तो इन प्रोकैरियोटिक सेल में देखो, प्रोकैरियोट किसे कहते हैं, प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस। तो इनमें जो न्यूक्लियस होगा वो प्रिमिटिव टाइप का होगा। मतलब यहाँ कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियोलस नहीं है, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है। जिस जगह जेनेटिक मटेरियल होगा उसे अपन न्यूक्लियोइड कहेंगे, न्यूक्लियस जैसा। इसके अलावा और कोई मेम्ब्रेन बाउंड, कल अपन ने जब पिछला वीडियो जब किया था तो उसमें अपन ने देखा था कि कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, कुछ कुछ मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होते हैं। तो इसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता। राइबोसोम होगा इसमें, और कौन से टाइप का होगा, 70S टाइप का होगा। और इंक्लूजन बॉडी होगी जो कि बेसिकली रिजर्व मटेरियल को स्टोर करती है। इसे भी अपन अपन समझेंगे। तो ये एक जनरल जो है डायग्राम हो जाता है किसका, अपने प्रोकैरियोटिक सेल का। हाँ, एक और, अगर वो प्रोकैरियोटिक सेल या वो बैक्टीरिया मोटाइल है तो उसमें एक फ्लैजिलम भी होगा, ठीक है। और इसके अलावा उसके कुछ सरफेस स्ट्रक्चर भी होते हैं, जैसे कि आपको दिख रहे हैं कंपैरेटिवली थोड़े लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर और शॉर्ट। जो लॉन्ग वाले जो है वो कहलाते हैं पिलाई, और जो शॉर्ट वाले हैं उसे कहते हैं फिम्ब्री, ठीक है। और इसके अलावा जो सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ इनवेजिनेट होकर एक और स्ट्रक्चर बना सकती है, मीजोसोम। ये सारा डिस्क्रिप्शन अपन ने बैक्टीरिया वाले चैप्टर में भी किया था, ठीक है। तो अब एक एक करके ये सारे लेते हैं। सबसे पहला स्टेप करते हैं जिसे कहते हैं सेल एनवेलप। अब देखो, सेल एनवेलप क्या होता है। तो सेल एनवेलप जो होता है वो सेल को चारों तरफ से कवर करेगा। तो द सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड 3 लेयर स्ट्रक्चर। 3 लेयर का स्ट्रक्चर होता है जो टाइटली क्या करता है, बाउंड करता है प्रोकैरियोटिक सेल को। और ये सब एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करेंगे, किसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। अब एक एक करके करते हैं। जो सबसे पहला सेल एनवेलप होता है वो है ग्लाइकोकैलिक्स। ये आउटर मोस्ट लेयर होता है और इसका कंपोजिशन और थिकनेस अलग अलग हो सकता है। जैसे कुछ में ये स्लाइम लेयर के फॉर्म में होता है, कुछ में ये कैप्सूल के फॉर्म में होता है। अब इन दोनों में क्या फर्क है, जो स्लाइम लेयर होती है वो थिन होती है और लूज लेयर है, ठीक है। जो कैप्सूल है वो थिक और टफ लेयर है। स्लाइम लेयर जो होती है वो मेनली किसकी बनी होती है, पॉलीसेकेराइड की। कुछ बुक में तो ये लिखा होता है स्लाइम लेयर किसकी बनी होती है, सिर्फ और सिर्फ पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, लेकिन उसमें कुछ अमाउंट पॉलीपेप्टाइड हो सकता है, ठीक है। पीपी बोले तो पॉलीपेप्टाइड, पीएस पॉलीसेकेराइड। जबकि कैप्सूल जो होता है वो पॉलीपेप्टाइड और पॉलीसेकेराइड दोनों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो ये स्लाइम लेयर और कैप्सूल के बारे में। अब कैप्सूल थिक और टफ लेयर है तो ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है। और जिन बैक्टीरिया में भी कैप्सूल प्रेजेंट है वो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहलाएंगे और वो ज्यादा वायरुलेंट होंगे। स्लाइम लेयर जो होती है वो एक स्लाइमी सी चिपचिपी सी लेयर होती है।
तो वो या तो एक दूसरे के साथ बैक्टीरियल कॉलोनी एक दूसरे के साथ चिपक कर, मतलब सारे बैक्टीरिया चिपक कर एक बैक्टीरियल कॉलोनी बना सकती है, या फिर ये जो है इन्हें वाटर या एक्वेटिक सिस्टम में बाहर की तरफ से कुछ प्रोटेक्शन दे सकती है, वाटर का कुछ ज्यादा असर नहीं होगा। तो ये दो तरह से ग्लाइकोकैलिक्स हो सकता है। ये आउटर मोस्ट लेयर होगी। उसके बाद आती है सेल वॉल। तो देखो प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरिया में सेल वॉल तो होती है, लेकिन अपन ने सेकंड चैप्टर में भी देखा था वो सेलुलोज की नहीं होगी। तो यहां जो सेल वॉल होती है वो हर प्रोकैरियोटिक सेल में होती है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, वो है माइकोप्लाज्मा। अपन ने सेकंड चैप्टर में देखा था माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ, इसे क्या कहते हैं, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। और क्यों कहते थे, क्योंकि उसमें सेल वॉल नहीं थी। तो सारे प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल होती है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, याद रखना। अब जो सेल वॉल जो होती है वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन। अब ये पेप्टिडोग्लाइकन क्या है, देखो ग्लाइकन जो है वो सुगर से मिलकर बना है। दो सुगर होती है NAG, एन एसिटाइल ग्लूकोसोमाइन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ये दोनों जो है सुगर जो है इनसे मिलकर क्या बनता है, ग्लाइकन बनता है। और एक कंपोनेंट होता है एमिनो एसिड, ए बोले तो एमिनो एसिड। और एमिनो एसिड आपस में जुड़कर क्या बना लेते हैं, पेप्टाइड। ठीक है, तो पेप्टाइड और ग्लाइकन, तो ओवरऑल क्या हो गया, पेप्टिडोग्लाइकन। और ये तीनों आपस में एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, जिससे सेल वॉल में एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलती है। ठीक है, फिर है सेल मेम्ब्रेन। अब जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल की सेल मेम्ब्रेन ठीक वैसी ही होती है जैसी यूकैरियोटिक सेल की। अब होती कैसी है, इस चैप्टर में अपन को सेल मेम्ब्रेन मतलब बहुत डिटेल में करना, तो वहां देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ आप इतना याद रखें कि ये सेल मेम्ब्रेन जो होगी, जब अपन यूकैरियोट में सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे वैसी की वैसी होगी। और 21 की बनी होती है लिपिड और प्रोटीन की, इसलिए इसे क्या कहते हैं, लिपोप्रोटीन कहते हैं। कोई तकलीफ नहीं, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है मॉडिफिकेशन ऑफ सेल एनवेलॉप। मतलब सेल एनवेलॉप की मॉडिफिकेशन से कुछ बनता है क्या, तो देखो बेसिकली अपन को 3 स्ट्रक्चर पढ़ने हैं जो सरफेस से या सरफेस के मॉडिफिकेशन से बनते हैं। एक करना है क्रोमेटोफोर, एक मीजोसोम और एक सरफेस स्ट्रक्चर। सरफेस स्ट्रक्चर में फ्लैजिलम आएगा, पिलाई आएगी और फिमरी आएगी। सबसे पहले लेते हैं अपन मीजोसोम। देखो मीजोसोम क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है, देखो ये ब्लू कलर वाली लाइन किसको डिनोट कर रही थी, सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनवेजिनेट होकर एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको क्या कहते हैं, मीजोसोम। ये समझने से पहले आपको एक चीज समझनी चाहिए कि बैक्टीरिया जो होता है उसमें सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में एक स्पेस होता है जिसे कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। और बैक्टीरिया में उस स्पेस में बहुत सारे एंजाइम होते हैं और उन्हीं एंजाइम से रेस्पिरेशन वगैरह और कुछ जो टास्क होते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। अगर बैक्टीरिया में जो होता है ये मीजोसोम बन जाए तो बैक्टीरिया अपने एंजाइम कंटेंट यहां पर डाल देगा और साथ ही साथ में इस सेल मेम्ब्रेन का क्या हो गया, सरफेस एरिया भी बढ़ गया। अब ये इनवेजिनेटेड स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, मीजोसोम कहलाता है। तो मीजोसोम किससे बनता है, सेल मेम्ब्रेन के इनवेजिनेशन से बनता है। किससे बनता है, इनवेजिनेशन से। तो इट इज मेड ऑफ इनवेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दीज स्ट्रक्चर आर मेड ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल और लेमिली। ये जो होता है मीजोसोम होता है वो 3 तरह की स्ट्रक्चर से बना होता है। वेसिकल्स मतलब ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। ट्यूब्यूल शॉर्ट स्ट्रक्चर होती है जो ब्रांच भी हो सकती है, और लेमिली ऐसी लॉन्ग थिन स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। इन्हें सिस्टर्नी भी कह सकते हैं। तो ये 3 स्ट्रक्चर से मिलकर ये क्या बनता है, मीजोसोम बनता है, ठीक है। अब है इसके फंक्शन क्या है, तो देखो सबसे पहले तो ये लाइन देखो आप अच्छे से कि इंक्रीज सरफेस एरिया एंड एंजाइम कंटेंट। मतलब जनरली एंजाइम कंटेंट तो होते ही है किसके अंदर, सेल मेम्ब्रेन के वो जो आगे गैप है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस है, वहां होते हैं। अगर मीजोसोम नहीं होगा तो ये सारे फंक्शन कौन परफॉर्म करेगी, सेल मेम्ब्रेन नहीं करने वाली थी। अब सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनवेजिनेट हो गई तो एक तो सरफेस एरिया बढ़ गया और एक एंजाइम कंटेंट, वहां पर बहुत सारे एंजाइम इकट्ठे कर सकते हैं। अब इन एंजाइम कंटेंट से क्या करेंगे, तो ये रेस्पिरेशन करवाएगा। जिस तरीके से जब अपन यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, एटीपी सिंथेसिस करवाता है, ठीक ऐसे कैसे प्रोकैरियोट में मीजोसोम करता है। तो अगर आपको पूछे कि प्रोकैरियोट में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिसे यूकैरियोट के माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा समझा जा सकता है, तो अपन क्या आंसर लिखने वाले, मीजोसोम लिखने वाले, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, सिक्रेशन में हेल्प करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन कराता है। देखो जनरली जो सेल वॉल होती है वो कौन सिक्रेट करती है, सेल मेम्ब्रेन करती है। तो ये सेल मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशन से ही बना है तो ये भी सिक्रेट कर सकती है, तो सेल वॉल फॉर्मेशन करवा सकता है।
डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा। देखो डीएनए जो होता है वो खुद रेप्लिकेट करता है, ये डीएनए की वो खासियत होती है, वो सेल्फ रेप्लिकेशन, अपनी कॉपी खुद बना सकता है। तो डीएनए रेप्लिकेट तो हो जाएगा, लेकिन उन दो रेप्लिकेट हुए स्ट्रक्चर को दोनों डॉटर सेल में ट्रांसफर करने में हेल्प कौन करेगा? मीजोसोम करेगा, ठीक है, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देगा डॉटर सेल में। देखो जो मीजोसोम जो होता है वो जनरली यहाँ पर ये जो इन्वेजिनेट होता या न्यूक्लियोइड तक जुड़ जाता है। फिर जब न्यूक्लियोइड से जब दो कॉपी बनेंगे तो उन दो कॉपी को एक दूसरे से दूर करके बीच में मेम्ब्रेन बना देगा, सेल वॉल सिक्रेट कर देगा, तो दो सेल बन जाएंगी। तो मीजोसोम जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन के बाद उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करेगा, बीच में सेल वॉल बना देगा, तो क्या हो जाएगी? दो सेल बनाने में हेल्प करेगा, बोले तो सेल डिवीजन में भी हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट, ये अपने फोर्थ पॉइंट तो अपन कर चुके हैं, ठीक है। तो ये अपने अभी तक अपने क्या क्या कर लिया? प्रोकैरियोटिक सेल का एक डायग्राम से जनरल डिटेल लिए, सेल एनवेलप कर चुके अपन, और सेल वॉल के मॉडिफिकेशन में एक चीज कर चुके हैं, मीजोसोम। अब नेक्स्ट चीज अपन को क्या करनी है? क्रोमेटोफोर, सरफेस स्ट्रक्चर, उसके बाद साइटोप्लाज्म, ये अंदर का जो न्यूक्लियोइड है इसके बारे में पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन वन बाय वन बाकी के टॉपिक भी करते हैं। ये सारे स्ट्रक्चर जो है वो प्रोकैरियोट के बारे में डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। सेकंड अपन स्ट्रक्चर लेते हैं क्रोमेटोफोर। तो अपन क्या कर रहे थे? सेल एनवेलप के मॉडिफिकेशन कर रहे थे, उसमें अपन ने सबसे पहले किया मीजोसोम, सेकंड अपन करेंगे क्रोमेटोफोर। तो देखो क्रोमेटोफोर जो है वो सारे बैक्टीरिया में नहीं होता, कुछ बैक्टीरिया में होता है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी में। इनमें ये क्रोमेटोफोर क्या, एक मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है, मतलब मेम्ब्रेन फोल्ड हो जाएगी और इसके अंदर क्या इकट्ठे होंगे? पिगमेंट इकट्ठे होंगे। जैसे अपन हायर जब सेल पढ़ते हैं, यूकैरियोटिक सेल पढ़ते हैं, तो उसमें पिगमेंट किसमें इकट्ठे रहते हैं? थाइलेकॉइड में इकट्ठे रहते हैं। तो ये प्रोकैरियोट के थाइलेकॉइड जैसे, इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है इकट्ठे रहेंगे। और आप जानते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी क्या कर सकती है? फोटोसिंथेसिस कर सकती है, तो उसमें पिगमेंट तो होंगे ही, और पिगमेंट होंगे तो कहीं तो स्टोर रहेंगे, तो उनमें वो पिगमेंट किसमें स्टोर रहते हैं? क्रोमेटोफोर में स्टोर रहते हैं, ठीक है। ये चीज आप अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट है सरफेस स्ट्रक्चर्स। देखो सरफेस स्ट्रक्चर में अपन को तीन चीजें करनी होती है जो सरफेस से निकली हुई रहती है। फ्लैजिला, जिसे सिंगुलर को एक सिंगल फ्लैजिलम कहलाता है, पिलाई सिंगल कहलाता है, पिलस और फिम्ब्राई, ठीक है। ये जो होता है सरफेस स्ट्रक्चर होता है। पहले अपन लेते हैं फ्लैजिलम। देखो जो डिस्क्रिप्शन जो लिखा हुआ है वो अपनी बुक के अकॉर्डिंग है, एक एक्स्ट्रा मैंने आपको डायग्राम अच्छे से समझाया, ठीक है, एक एडिशनल कर लेते अपन। देखो जो मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं सिर्फ उसमें ही क्या होंगे? फ्लैजिला होंगे। फ्लैजिला जो होता है वो एक्सटेंशन होते हैं सेल वॉल से, और ये क्या करते हैं? बैक्टीरिया को मूव करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। अब एक बैक्टीरिया का फ्लैजिलम जो होता है वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है, इसे अभी अपन इस स्ट्रक्चर से देखते हैं। देखो सबसे नीचे जो ये ग्रीन कलर की चार रिंग्स के पैटर्न में बना रखा है, ये चारों मिलकर क्या बनाता है? बेसल बॉडी। उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं हुक, और उससे एक फिलामेंट निकला रहता है, ठीक है। और ये हो गया तीसरा पार्ट, ठीक है। तो तीन पार्ट कौन से हो गए? बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। फिलामेंट जो होता है सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, और ये फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। किसकी प्रोटीन का बना होता है? फ्लैजिलिन, जो कि एक कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है, और इसी वजह से ये फ्लैजिला मूव करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है। अब अगर बेसल बॉडी देखें तो इस बेसल बॉडी में 4 रिंग हो सकती है, ठीक है। पहली रिंग होती है एम रिंग, जो सेल मेम्ब्रेन में, किसमें? सेल मेम्ब्रेन में है, इसलिए एम रिंग। दूसरी रिंग जो होती है वो पेरीप्लाज्मिक स्पेस। पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहां होता है? सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच का स्पेस जो होता है उसे पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। स्पेस में है इसलिए इसे एस रिंग कहते हैं। उसकी अगली जो रिंग जो होती है वो होती है सेल वॉल में, और सेल वॉल देखो कुछ बैक्टीरिया में सेल वॉल के ऊपर एक आउटर लेयर और होगी, ठीक है, उसे आउटर सेल वॉल भी कह सकते हैं, आउटर मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। तो जो ये पी रिंग जो होती है वो सेल वॉल या इनर सेल वॉल में होती है, और जनरली सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, इसलिए इसे पी रिंग कहते हैं। और अगर आउटर मेम्ब्रेन है तो वो आउटर मेम्ब्रेन किसकी बनी होगी? लिपोपॉलीसैकेराइड की बनी होगी, लिपोपॉलीसैकेराइड, इसलिए एल रिंग कहते हैं। तो 4 रिंग होती है। जरूरी नहीं है हर बैक्टीरिया के फ्लैजिलम में बेसल बॉडी में ये 4 रिंग हो, कुछ में सिर्फ 2 ही रिंग होती है, एम और एस, ठीक है, कुछ में 4 रिंग होती है। अभी अपन इसको भी समझने वाले हैं। 2 तरह के बैक्टीरिया स्टडी करेंगे, या प्रोकैरियोटिक सेल स्टडी करेंगे, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, उसमें ये समझेंगे, ठीक है।
तो कुछ बैक्टीरिया में सिर्फ 2 रिंग होती है और कुछ में कितनी होती है, 4 रिंग होती है। जिनमें 4 रिंग होगी उनमें सेल वॉल के ऊपर भी एक लेयर और होगी, ठीक है। तो ये था अपने फ्लैजिला के बारे में। अब फ्लैजिला के अलावा एक और ऐसे हेयर लाइक एक्सटेंशन होता है जिसे क्या कहते हैं, पिलाई, और सिंगुलर क्या है उसका, पिलस। ये जो है नॉन मोटाइल है, ये लोकोमोशन में हेल्प करता है। तो ये नॉन मोटाइल है तो फिर क्या हेल्प करेगा, ये एडेसिव स्ट्रक्चर है, चिपकने के लिए हेल्प करेगा, किसी से अटैच होने के लिए हेल्प करेगा। ये जो होता है नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, पिलीन प्रोटीन का बना होता है। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनना, पिलाई जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, शॉर्ट पिलाई और लॉन्ग पिलाई। जो लॉन्ग पिलाई होते हैं उन्हीं को ही अपनी बुक में पिलाई से डिस्क्राइब किया हुआ है, और जो शॉर्टर पिलाई है उनको अपनी बुक में फिम्बरी से मतलब क्या किया हुआ है, डिस्क्राइब किया हुआ है। जब आप और कोई हायर क्लासेज में बुक वगैरह रेफर करेंगे तो वहां ऐसे दे रखा होता है कि पिलाई 2 तरह के होता है, लॉन्गर पिलाई और शॉर्टर पिलाई, लेकिन अपनी बुक में 2 अलग अलग स्ट्रक्चर दे रखे हैं। तो जो मैं लॉन्गर पिलाई का डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूं वो पिलाई के बारे में अपनी बुक के हिसाब से, और जो शॉर्टर पिलाई का डिस्क्रिप्शन है वो किसके हिसाब से, फिम्बरी के हिसाब से। कोई तकलीफ नहीं। अब जो ये लॉन्गर पिलाई या जो पिलाई जो होती है वो हेल्प करती है अटैचमेंट में, लेकिन ये किससे अटैचमेंट में, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से अटैच होने में। और ये कब अटैचमेंट होगा, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन का एक मेथड होता है जिसे कहते हैं कॉन्जुगेशन। इसमें एक बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देता है। ये एक प्रिमिटिव टाइप का क्या है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज है, ठीक है। इसे अपन प्योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं कह सकते, लेकिन प्रिमिटिव टाइप का समझ सकते हैं। तो इसमें एक बैक्टीरिया जो होते हैं दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है। अब ट्रांसफर करने के लिए पहले उससे वो अटैच होगा, तो अटैच होने में ये लॉन्गर पिलाई क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो लॉन्गर पिलाई क्या करते हैं, कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप के रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, इसलिए लॉन्गर पिलाई को क्या कहते हैं, सेक्स पिलाई भी कहते हैं। अब शॉर्टर पिलाई या फिम्बरी, ये जो होते हैं कंपेरेटिवली छोटे पतले होते हैं, और ये जो होते हैं ये किसी भी सबस्ट्रेट से, किसी भी बेस से जुड़ने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और होस्ट टिश्यू से भी जुड़ने में हेल्प करते हैं, मतलब बैक्टीरिया जिनके ऊपर पैथोजेनिक होता है उनसे ऊपर भी जुड़ने में हेल्प करते हैं। इसीलिए इसे इन्फेक्टिव पिलाई भी कहते हैं, क्योंकि ये इन्फेक्शन करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। एक और अपन वो क्या कह सकते हैं, डिफरेंस लिख सकते हैं। लॉन्गर पिलाई जो होते हैं उसकी जो वो हेयर लाइक एक्सटेंशन निकला होता है वो ऊपर से ट्यूबुलर शेप का होता है। कैसा होता है, ट्यूबुलर। और ये जो होते हैं बहुत ही फाइन ब्रिसल लाइक, जैसे अपने ब्रिसल समझते हैं ना, ब्रश के ऊपर जो फाइन एकदम पतले पतले, हालांकि उससे तो बहुत ये थिन होंगे। तो ब्रिसल लाइक जो होता है ये पिलाई होता है। तो ये एक और पॉइंट आप एक्स्ट्रा ऐड कर लेना, ठीक है। तो ये तो था पिलाई के बारे में, ये था फिम्बरी के बारे में। क्या क्या हो गया, पिलाई जो होता है वो कॉन्जुगेशन में बैक्टीरियल सेल को अटैचमेंट में हेल्प करता है, ये होस्ट सेल से जुड़ने में हेल्प करते हैं, ये इन्फेक्टिव पिलाई कहलाते हैं, ये सेक्स पिलाई कहलाते हैं। ये कंपेरेटिवली लॉन्ग और थिक होते हैं, ये कंपेरेटिवली शॉर्ट और थिन होते हैं। इनका जो ऊपर का स्ट्रक्चर होता है वो ट्यूबुलर पैटर्न का होता है, इनका ब्रिसल शेप का होता है, ठीक है। तो ये अपने था सरफेस स्ट्रक्चर। तो अभी तक अपन ने क्या किया, सेल एनवेलप किया और सेल एनवेलप के मॉडिफिकेशन किए। अपनी बुक में हेडिंग भी है, सेल एनवेलप एंड देयर मॉडिफिकेशन, ठीक है। सिर्फ एक डायग्राम के अलावा सब कुछ अपनी बुक के हिसाब से। अब बुक को बहुत अच्छे से समझे, जो भी है यही है, ठीक है। और ज्यादा अपन बहुत ज्यादा अगर कुछ चीजें अपन समझने के लिए एक्स्ट्रा करते तो ठीक है, लेकिन जरूरत से ज्यादा एक्स्ट्रा करो तो आप नॉलेज के लिए कर सकते हो, लेकिन वो आपके कोई कंपटीशन वगैरह में नहीं आएंगे। और वैसे भी अपनी बुक में भी काफी कंटेंट दे रखे हैं, पहले अपन वो अच्छे से करने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है कि जो सेल एनवेलप के अंदर की तरफ फ्लूइड मैट्रिक्स है उसे अपन क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म कहेंगे। इसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता। इसमें क्या होता है, एक तो राइबोसोम होगा और एक इंक्लूजन बॉडीज होगी। अपनी बुक में हेडिंग है राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी। पहले अपन देखते हैं राइबोसोम के बारे में। तो देखो राइबोसोम जो होते हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं, 70S और 80S, ठीक है। एस क्या होती है, स्वेडबर्ग यूनिट। जब राइबोसोम का टॉपिक आएगा तो मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको, ठीक है। उसमें आपके सारे डाउट राइबोसोम से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे, एस क्या होता है वगैरह वगैरह। अभी के लिए इतना याद रखें कि प्रोकैरियोट में 70S टाइप का राइबोसोम होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में कैसा होता है, 80S। ये जो होता है 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। एक लार्ज सब यूनिट जो 50S की होती है, एक मतलब स्मॉल सब यूनिट जो 30S की होती है। ऐड मत कर देना, कहना 50 और 30 तो 80 होते हैं, ये 70S कैसे हो गया। जो 80S वाला होता है उसकी लार्ज सब यूनिट 60S की होती है और स्मॉल सब यूनिट 40S की होती है, ठीक है। ठीक है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहलाते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे।
अब देखो इनमें क्या होता है, जब देखो प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो प्रोटीन सिंथेसिस में एमिनो एसिड का क्या सीक्वेंस रखना है, एमिनो एसिड कितने जोड़ने हैं, कौन से जोड़ने हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन तो पता होनी चाहिए। राइबोसोम जो एक तरह की फैक्ट्री जैसे जहाँ प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं, लेकिन क्या करना है, कैसे करना है, किन से करना है, वो सब कौन बताएगा? तो वो सारी इंफॉर्मेशन किसके पास होती है? एमआरएनए के पास, मैसेंजर आरएनए के पास। तो ये जो राइबोसोम होते हैं ये मैसेंजर आरएनए के ऊपर जनरली जुड़ जुड़ के एक पूरा ऐसे ग्रुप या चेन बना लेते हैं। क्योंकि एक से ज्यादा राइबोसोम हो गए इधर, इसलिए इन्हें पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम भी कहते हैं, ये याद रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी के बारे में भी आपके नीट में क्वेश्चन आ रखा है। देखो एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए आपको सब पता चल जाएगा। देखो इंक्लूजन बॉडी जो होती है उसमें रिजर्व मटेरियल स्टोर रहता है, पहली चीज ये याद रखनी। रिजर्व मटेरियल में क्या क्या हो सकता है, मतलब कुछ स्टोर रखेंगे, या तो फूड के ग्रेन्यूल स्टोर हो सकते हैं, जैसे ग्लाइकोजन स्टोर हो सकता है, साइनोफाइसिन स्टोर हो सकता है। जब मैंने सेकंड चैप्टर करवाया था तो मैंने बताया था कि साइनोफाइसिन कौन से बैक्टीरिया में या किस बैक्टीरिया में, पर्टिकुलर बैक्टीरिया में स्टोर फूड होता है। जिसको भी पता हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। तो ये दोनों स्टोर फूड हो गए, उनको ग्रेन्यूल के फॉर्म में स्टोर कर लिया। फॉस्फेट ग्रेन्यूल होता है, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है उनको भी स्टोर करने के लिए ग्रेन्यूल होता है। सल्फर ग्रेन्यूल्स भी होते हैं, यहाँ पे अपनी बुक में सिर्फ एक ही लिखा हुआ है फॉस्फेट ग्रेन्यूल, कुछ बुक में इसे वॉल्यूटीन ग्रेन्यूल के नाम से भी लिखते हैं, ठीक है। गैस वैक्यूल भी होती है, किस किस में होती है? ब्लू ग्रीन एल्गी में, पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया में। याद रखना कि किन में ये होती है, गैस वैक्यूल, ठीक है। अब देखो गैस वैक्यूल के बाद में अपनी बुक में एक लाइन लिखी हुई है कि इंक्लूजन बॉडी जो होती है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होती है। मतलब ये कोई भी स्ट्रक्चर जो है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, जो भी ये ग्रेन्यूल्स वगैरह है ये सिर्फ फ्रीली साइटोप्लाज्म में क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं। लेकिन अगर आप कभी कोई बुक रेफर करोगे तो उसमें लिखा होता है कि गैस वैक्यूल के चारों तरफ, प्रोकैरियोटिक सेल की गैस वैक्यूल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है। तो ये मेम्ब्रेन जो होता है जनरली जब भी अपन ऐसा बोलते हैं कि ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, तो देखो इस चैप्टर में जब अपन आगे बढ़ेंगे तो अपन को जब सेल मेम्ब्रेन करवाई जाएगी तो वहां एक कंसेप्ट आएगा, शायद आपने पहले भी सुना हो, यूनिट मेम्ब्रेन कंसेप्ट, जिसमें होता है कि सारी मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपोप्रोटीन की बनी होती है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन है, यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन है, या किसी सेल ऑर्गन की बाहर वाली मेम्ब्रेन है। तो जब भी अपन कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, मतलब वो लिपोप्रोटीन की मेम्ब्रेन बाउंड, जो यूनिट मेम्ब्रेन है जो सब में सेम होती है, उससे कवर्ड है या नहीं। तो कुछ बुक में जो लिखा हुआ है कि गैस वैक्यूल के चारों तरफ मेम्ब्रेन है, अगर मान भी ले वो मेम्ब्रेन है तो वो मेम्ब्रेन यूनिट मेम्ब्रेन नहीं होती, लिपोप्रोटीन की नहीं बनी होती, इसलिए अपन को ऐसा ही समझना है कि ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। तो इंक्लूजन बॉडी जो होती है रिजर्व मटेरियल स्टोर करती है। रिजर्व मटेरियल फूड हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो सकती है, गैस वगैरह हो सकती है, ठीक है। और ये गैस वैक्यूल क्या करती है? बायोन्सी में हेल्प करती है, ठीक है। ये सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट करते हैं। तो ये अपने किसके बारे में था? साइटोप्लाज्म के बारे में। अब एक चीज और करनी है अपन को, न्यूक्लियोइड, और जिसी की वजह से ही प्रोकैरियोटिक नाम पड़ा है। पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन उसे भी करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर में अपना लास्ट टॉपिक है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड मैंने पहले भी बताया, OID वर्ड जब भी आए तो उसके जैसा, न्यूक्लियस जैसा, लेकिन ट्रू न्यूक्लियस नहीं। तो जो यहां न्यूक्लियोइड होता है वो बेसिकली जहां पर प्रोकैरियोटिक सेल का जेनेटिक मटेरियल है उस जगह को अपन क्या कहेंगे? न्यूक्लियस जैसा मान सकते हैं, उसे न्यूक्लियोइड कहेंगे। तो यहां पर न्यूक्लियोइड में डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। सर्कुलर डीएनए का मतलब आप ऐसा ना समझ ले एक परफेक्ट सर्कल होना चाहिए, मतलब एक क्लोज स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। कंटेन नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ये भी मैं पहले बता चुका हूं कि जब अपन यूकैरियोटिक सेल पढ़ते हैं तो उसका जो डीएनए कंटेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और वो सारा डीएनए कंटेंट एक जगह इकट्ठा करने के लिए, पैकिंग करने के लिए अपन एक प्रोटीन यूज करते हैं जिसको कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। यहां पर भी प्रोटीन तो होती है लेकिन वो हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती, इसे भी अपन आगे आने वाले लेक्चर में देखेंगे अच्छे से। इसीलिए क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन वगैरह नहीं है, कवरिंग वगैरह नहीं है, इसे नेकेड डीएनए भी कहते हैं। ये यहां पर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, न्यूक्लियोलस नहीं होगी, तो इस तरीके का जो न्यूक्लियस होता है उसे कहते हैं प्रिमिटिव न्यूक्लियस, और प्रिमिटिव को कहते हैं प्रोकैरियोट। कैरियोट मतलब न्यूक्लियस, प्रो मतलब प्रिमिटिव, यही वजह इनको क्या कहा जाता है? प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। सम बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें अपनी बुक कहती है कि उसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, मतलब क्रोमोसोम जो ये मेन सर्कुलर जो एक सिंगल क्रोमोसोम था, इसके अलावा भी
मतलब डीएनए होता है, उसको कहते हैं प्लाज्मिड। क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। यहाँ पे लिखना मैं भूल गया, इसको अपन क्या नाम देंगे? प्लाज्मिड नाम देंगे। क्या देंगे? प्लाज्मिड कहेंगे। प्लाज्मिड अगर पूछे तो क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर। अब ये प्लाज्मिड जो है वो जीन रखता है, मतलब जेनेटिक मटेरियल है, तो जीनोटाइप है इसके पास, तो ये कुछ ना कुछ फीचर्स भी प्रोड्यूस करेगा, मतलब कुछ फिनोटाइप भी देगा। तो अपनी बुक में लिखा हुआ है कि प्लाज्मिड प्रोड्यूस सर्टेन यूनिक फिनोटाइप कैरेक्टर। और एक कैरेक्टर बुक में लिखा हुआ है कि जैसे कुछ प्लाज्मिड होते हैं जिनको कहते हैं आर प्लाज्मिड, वो जिन बैक्टीरिया में भी है उन बैक्टीरिया को वो एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के टूवर्ड्स में क्या देंगे? रेजिस्टेंस देंगे। क्योंकि एंटीबायोटिक के टूवर्ड्स में रेजिस्टेंस दे रहे हैं, उनको आर प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है। कुछ प्लाज्मिड ऐसे होते हैं जो फर्टिलिटी फैक्टर रखते हैं, मतलब ये जो होते हैं जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर में हेल्प करेंगे। अभी अपन ने देखा था कॉन्जुगेशन होता है जिसमें दो बैक्टीरिया पिलाई से जुड़ जाते हैं, फिर एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में क्या करता है? जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है। तो वो ट्रांसफर करने में हेल्प करने के लिए उनके पास एक प्लाज्मिड होता है, और जिनमें भी वो प्लाज्मिड होगा उसको कहेंगे एफ फैक्टर वाला बैक्टीरिया, और यही वजह है कि इसे क्या कहते हैं? एफ प्लाज्मिड। अब जिन बैक्टीरिया में भी ये एफ प्लाज्मिड है उसे अपन कहेंगे एफ प्लस, मतलब एफ प्रेजेंट है, और जिनमें भी नहीं है उसे कहेंगे एफ माइनस। जो एफ प्लस है वो मेल बैक्टीरिया की तरफ मान सकते हैं, और एफ माइनस फीमेल बैक्टीरिया की तरफ मान सकते हैं। क्यों? एफ प्लस वाले के पास ये है तो ये जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करेगा। अब किस में ट्रांसफर करेगा? जिसके पास ये नहीं है तो एफ माइनस वाले में ट्रांसफर करेगा। तो एफ प्लस से जेनेटिक मटेरियल एफ माइनस में चला जाएगा, एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में जा रहा है, इसे कॉन्जुगेशन कहेंगे। और ये होने के लिए दोनों के बीच में कॉन्जुगेशन ट्यूब भी बनेगी, अटैचमेंट के लिए पिलाई का इस्तेमाल भी किया जाएगा। इसके अलावा भी प्लाज्मिड होते हैं बहुत सारे और। ठीक है, तो ये अपने किसके बारे में था? न्यूक्लियोइड के बारे में था, तो ये आप नोट कर लीजिए। अब देखो अपनी बुक में प्रोकैरियोटिक का जहां डिस्क्रिप्शन है वहां पे लिखा हुआ है कि सेल वॉल के बेसिस पे जो, या सेल एनवेलप के स्टेनिंग के बेसिस पे जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। स्टेन का मतलब कलर करना उसके ऊपर, मतलब कुछ डाई वाई में रखे तो उनके ऊपर जो कलर आता है उसके बेसिस पे बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो अपन देखते हैं कि पहले तो ये स्टेनिंग का प्रोसेस क्या है और ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है। तो एक टॉपिक तो ये करेंगे, और एक अपन जाते जाते जब लेक्चर एंड करेंगे तो उसमें अपन प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस भी देखेंगे। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन वो टॉपिक भी करते हैं। तो नेक्स्ट थिंग करते हैं ग्राम स्टेनिंग। तो देखो ग्राम बेसिकली एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने एक डाई का इस्तेमाल किया जिसे कहते हैं क्रिस्टल वॉयलेट या जेंसन वॉयलेट। ये वॉयलेट कलर की एक डाई होती है, उन्होंने ग्राम ने ये डाई का इस्तेमाल किया इसलिए उसे ग्राम डाई भी कहते हैं। और इन्होंने देखा कि बैक्टीरिया को जब इस डाई के साथ में स्टैंड करते हैं तो सारे के सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो स्टैंड हो जाते हैं, उनके ऊपर पर्पल ब्लूइश कलर का कलर आ जाता है, तो सब डाई होंगे। ठीक है, लेकिन अगर उसके बाद उसको वॉश किया जाए, पहले अपन उसे वाटर से वॉश कर देते हैं, फिर उसे पोटेशियम आयोडाइड या कुछ बुक में लिखा होता है आयोडीन से ट्रीट करना, मतलब उससे वॉश करना है, फाइनली उसे अल्कोहल से वॉश करना। ये जब अपन कर देंगे तो दो तरीके के रिजल्ट आएंगे। कुछ बैक्टीरिया के ऊपर तो अभी भी उस डाई का कलर होगा, मतलब अभी भी उसके ऊपर स्टेन है, अभी भी वो पर्पल ब्लू कलर के ही है, वो रिटेन करेंगे कलर। और कुछ ऐसे होंगे जो ये रिटेन ही नहीं करेंगे। तो जो रिटेन करते हैं ग्राम डाई को उसे ग्राम पॉजिटिव का, और जो नहीं करते उसे ग्राम नेगेटिव का। कभी कभी इनको आगे और काउंटर डाई का भी इस्तेमाल करते हैं, सेफ्रीन वगैरह, तो उससे ये कलर्ड हो जाएंगे पिंक कलर के ग्राम नेगेटिव वाले। ठीक है, इनके ऊपर भी पिंक कलर कुछ कुछ दिखता है, लेकिन ये वॉयलेट, ये जो पर्पल ब्लू कलर है ये डार्क ज्यादा होने की वजह से असर नहीं होता। अपन सिंपल रखते हैं कि ये वाले जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो रिटेन करेंगे, ये वाले नहीं करेंगे। अब अपन देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो जब अपन ने इन बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखा, कौन से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का, तो देखा कि जो सेल मेम्ब्रेन थी उस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक पेरिप्लाज्मिक स्पेस था और उसके ऊपर पेप्टिडोग्लाइकन से बना हुआ सेल वॉल थी। अब पेप्टिडोग्लाइकन तो था ही था, ये पेप्टिडोग्लाइकन जो है काफी थिक था, ठीक है, और पूरा एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर था, और इसके बीच में टेकोइक एसिड वो जो था वो नेटवर्क को और अच्छे से बाइंड करके रख रहा। इनकी सेल जो मतलब आउटर स्ट्रक्चर था, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल का अरेंजमेंट वगैरह कुछ इस तरीके का था। जब अपन क्रिस्टल वॉयलेट डाइस डालते हैं तो वो बेसिकली पेप्टिडोग्लाइकन की वजह से वो स्टैंड होता है। तो यहां पर जब अपन कलर डालेंगे तो वो ये पेप्टिडोग्लाइकन के नेटवर्क में अटैच हो जाएगी, मतलब जुड़ जाएगी,
और कलर आ जाएगा। धोने पर भी वो निकलेगा नहीं क्योंकि वो उसी में ही फंसा रह गया। ठीक है, दूसरे तरफ वाले देखते हैं। इनमें क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होती, उसके बाद पेरिप्लाज्मिक स्पेस होगा, उसके बाद सेल वॉल होगी। पहली तो ये सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की तो बनी होती है, लेकिन कंपेरेटिवली कैसी होती है, थिन होती है। और इसमें टेकोइक एसिड भी नहीं होता, मतलब वो क्रॉस लिंक भी नहीं बनेंगे। और उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा आउटर मेम्ब्रेन और होती है। ये मेम्ब्रेन जो होती है सेल मेम्ब्रेन की तरह लिपोप्रोटीन की तो बनी होती है, साथ में उसे लिपोपॉलीसैकेराइड भी होता है उसके अंदर। ठीक है, तो ये एक और एक्स्ट्रा लेयर हो गई। अब क्या होगा कि जब अपन स्टेन करते हैं तो पहला तो देखो प्रॉब्लम ये है कि ये आउटर मेम्ब्रेन जो है थोड़ी प्रॉब्लम देती है, लेकिन फिर भी ये क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकन तो है ही है तो इसकी वजह से स्टेन हो जाते हैं, लेकिन वो उतना स्टेन ऑक्यूपाई नहीं कर पाते, उतना स्टेन ले नहीं पाते। एक तो क्योंकि उसके ये पेप्टिडोग्लाइकन की थिकनेस कम है, ये जो है इतना ज्यादा नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर भी नहीं है, और बीच में एक लेयर और आ रही है आउटर मेम्ब्रेन, तो जब अपन इसे वॉश करते हैं तो वो कलर क्या होता है, निकल जाता है। ठीक है, तो ये दो तरह के बैक्टीरिया हो गए। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें सेल मेम्ब्रेन फिर सेल वॉल, और सेल वॉल की एक ही लेयर होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, लेकिन कंपैरेटिवली थिक। और जो ग्राम नेगेटिव होता है सेल मेम्ब्रेन, उसके ऊपर सेल वॉल और उसके ऊपर एक आउटर मेम्ब्रेन और होती है जिसे कुछ आउटर सेल वॉल भी कह देते हैं। ठीक है, और वो लिपोप्रोटीन और लिपोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है, और जो सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है वो कंपैरेटिवली क्या होती है, थिन होती है। तो अब इनमें डिफरेंस दिखते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो होंगे जो पर्पल कलर लेने के बाद पर्पल कलर रिटेन भी करेंगे इवन आफ्टर वॉशिंग, लेकिन ये रिटेन नहीं करते। ठीक है, इनकी जब बेसल बॉडी होगी, उन बेसल बॉडी में सिर्फ दो ही रिंग होंगे, एस रिंग और एम रिंग। बाहर वाली मेम्ब्रेन ही नहीं है तो फिर दो रिंग और कैसे हो सकती है। तो इनमें बेसल बॉडी में 4 रिंग होगी, एल पी एस एम, और इनमें क्या होगी, एस और एम। इनमें जो मीजोसोम होगा ज्यादा क्लियर, ज्यादा अच्छे से दिखेगा, ज्यादा मतलब वो डेवलप्ड स्ट्रक्चर दिखेगा। तो प्रोमिनेंट मीजोसोम होता है, लेस प्रोमिनेंट मीजोसोम होता है। इसमें देखो अपन ने टेकोइक एसिड बनाया था, इसमें टेकोइक एसिड नहीं होगा। ठीक है, इनकी सेल वॉल जो होती है पेप्टिडोग्लाइकन वाली जो है वो ज्यादा थिक होती है, इसमें कम थिक होती है। इसमें एडिशनल आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती, इनमें एडिशनल आउटर मेम्ब्रेन होती है। ज्यादातर जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है वो ग्राम नेगेटिव होते हैं, हालांकि कुछ बैक्टीरिया इस कैटेगरी के भी होते हैं, तो पैथोजेनिक होते हैं लेकिन कम। ये ज्यादा पैथोजेनिक बैक्टीरिया वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो इस ग्राम नेगेटिव कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एक इनमें सिर्फ फिम्बरी होती है और इनमें फिम्बरी के साथ पिलाई होता है, तो पिलाई जो होता है वो जनरली सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होता है। ठीक है, अब लास्ट अपना टॉपिक लेते हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस लिखना है। तो मैं आपको डिफरेंस के बेसिस बता रहा हूं, आपको डिफरेंस खुद लिखना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले प्रोकैरियोट यूकैरियोट में डिफरेंस करेंगे साइज के बेसिस पे। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है वो कंपैरेटिवली स्मॉल साइज की होती है, यूकैरियोटिक सेल कंपैरेटिवली बड़ी होती है। सेकंड है सिंगल या मल्टी सेलुलर। प्रोकैरियोटिक सेल जो होगी, जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें हमेशा सिर्फ एक ही सेल होगी, लेकिन यूकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल के भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अगला डिफरेंस है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर के बेसिस पे। प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होंगे, इनमें मेम्ब्रेन बाउंड, यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होंगे। नेक्स्ट है डीएनए। तो प्रोकैरियोट में जो डीएनए है वो कैसा होगा, सर्कुलर होगा। यूकैरियोट में कैसा होता है, लीनियर होता है। प्रोकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती, यूकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन होती है। एक आप और लिख सकते हो, क्रोमोसोम के नंबर, एक पॉइंट और डाल देना। प्रोकैरियोट में हमेशा एक ही क्रोमोसोम होगा और यूकैरियोटिक सेल में एटलीस्ट एक से ज्यादा होगा, 2 क्रोमोसोम तो होंगे ही होंगे। जैसे अपने ह्यूमन में कितने होते हैं, 46। ठीक है, ये एक पॉइंट और ऐड कर देना, टोटल 8 पॉइंट हो जाएंगे। नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम जो होते हैं प्रोकैरियोट में कैसे होते हैं, 70s टाइप के, यूकैरियोट में कैसे होते हैं, 80s टाइप के। न्यूक्लियस, प्रोकैरियोट में प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियोलस नहीं होता। ठीक है, जबकि यूकैरियोट में ये सब होते हैं, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट है सेल डिवीजन। प्रोकैरियोट में जो सेल डिवीजन होता है उसे अपन माइटोसिस या मियोसिस की कैटेगरी नहीं दे सकते, वो स्टेप नहीं होते। यहाँ पर जो डिवीजन हो रहा है उसे अपन नॉर्मल फीजन या बर्डिंग जैसा समझ सकते हैं, ए माइटोसिस समझ सकते हैं। जबकि यूकैरियोट में वेल डेवलप्ड जो होता है सेल डिवीजन का पैटर्न होता है, जिसे माइटोसिस या मियोसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये सब अपने डिफरेंस हो जाएंगे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में। अब अपन जब नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो उसमें अपन यूकैरियोटिक सेल के डिस्क्रिप्शन से स्टार्ट करेंगे। अब पूरे चैप्टर में जो भी अपन करने वाले हैं वो सब यूकैरियोटिक सेल के बारे में करने वाले। तो उम्मीद करूंगा कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।